वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 17वां पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस चैप्टर का यह सेशन नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 17 जो है आपके काव्य खंड से लिया गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं एक कविता है और इसके कवि है राजेश जोशी। इसके पहले सेशन में हमने देखा था कि कवि राजेश जोशी इन्होंने एक सामाजिक समस्या को हमारे सामने रखा हुआ है और वो दृश्यात्मक रूप में हमारे सामने आता है। अब दृश्यात्मक रूप में का अर्थ क्या होता है कि जब किसी भी प्रकार का वर्णन हम पढ़ते हैं तो वह हमारे आंखों के सामने आ जाता है। अब इस काव्यांश में या इस कविता के माध्यम से कवि ने कौन सी समस्या हमारे सामने रखी है कि छोटी सी उम्र में बच्चों का काम पर जाना। अब जिस उम्र में बच्चों को पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए, अपने बचपन के सुंदर अनुभव का अनुभवित करना चाहिए, ऐसे उम्र में बच्चों को वो काम पर जाना पड़ रहा है। और जब हम हमारे आजू बाजू में इस प्रकार के बच्चों का काम पर जाना देखते हैं तो कभी कहते हैं कि क्या हमारे सामने यह प्रश्न नहीं आता है, हमारे सामने यह सवाल निर्माण नहीं होता है हमारे मन में कि ये जो बच्चे खेलना का उम्र है, पढ़ने की उम्र है, वो बच्चे आखिर काम पर क्यों जा रहे हैं और इनके काम पर जाने के पीछे क्या कारण है, इसको हमें देखना चाहिए, परखना चाहिए। अब इसके तो कवि कहते हैं कि देखो, जब हमारे मन में प्रश्न आता है ना तो उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के हम प्रयास करते हैं। इसलिए कवि ने पहले पंक्तियों में हमने देखा था, पहले स्टांजा में क्या लिखा था कि बच्चे काम पर जा रहे हैं और यह पंक्ति बहुत भयानक है और उसे भी भयानक है उसका विवरण करना, उसका स्पष्टीकरण करना, उसका व्याख्या करना, यह बहुत ही भयानक है, डरावना है। और कवि कहते हैं कि यह पंक्ति के रूप में नहीं या एक विवरण के रूप में नहीं लिखना चाहिए, बल्कि एक प्रश्न के रूप में लिखना चाहिए। और यह प्रश्न उस कवि ने किससे पूछा है? इस समाज में रहने वाले हर नागरिक से, इस समाज में, इस सरकार से। हमारी इस सरकार को यह इस प्रश्न का हल ढूंढना चाहिए। इसलिए कवि कहते हैं कि जब हम किसी भी प्रकार के प्रश्न किसी के सामने रखते हैं सवाल के रूप में, तो उसका उत्तर हमेशा ढूंढना चाहिए। इसीलिए इसे विवरण के रूप में इस पंक्ति को नहीं लिखना चाहिए, बल्कि एक प्रश्न के रूप में लिखना चाहिए। कवि कहते हैं कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदे, क्या दिमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। अब देखिए यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि जिस उम्र में बच्चों को खेलना चाहिए, जिस उम्र में बच्चों को किताबें पढ़ने चाहिए, पाठशाला में जाना चाहिए, ऐसे उम्र में बच्चे काम कर रहे हैं। अब उनकी इस विवेचना के पीछे उनके कुछ कारण होंगे कि उनकी आर्थिक परिस्थिति नहीं होगी। वह क्या करते हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं और अपने पेट को भरते, अपना पालन पोषण करते हैं। अब जिन लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, 2 वक्त का खाना नहीं मिलता है, ऐसे लोग अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे नहीं। अब देखिए, यह जो समाज की जो ज्वलंत समस्या है उसकी तरफ हमारा ध्यान क्यों नहीं जाते, आम जनता उसकी तरफ क्यों नहीं देखते? इसके पीछे कारण क्या होता है कि लोगों का एक तो अपने बारे में विचार करना, दूसरों की तरफ नहीं। उनको लोगों को क्या लगता है कि यह काम एक तो हमारे बच्चे जा रहे हैं, हमारे दूसरों बच्चों से हमें कुछ लेना देना ही नहीं है, या फिर लोगों का मानना होता है कि यह काम हमारा नहीं है, यह काम किसका है? सरकार का है। तो इस प्रकार की समस्याओं को अनदेखा देखकर हम ऐसे समस्या के बारे में सोचना ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर कवि ने इस ज्वलंत समस्या को हमारे सामने रखकर केवल समाज को नहीं, बल्कि इस समाज के जो कार्यकर्ता होते हैं, जो राजनेता होते हैं और जो सरकार होती है, जो शासन चलाते हैं, ऐसे लोगों को इस समस्या की तरफ ध्यान देने के लिए इंगित किया है।
कि इस ज्वलंत समस्या को अगर हमारे समाज से बाहर निकालना है तो इसके लिए हमें उन समस्या के कारण को ढूंढना है और उस कारण को ढूंढने के बाद उसका निराकरण करके उन बच्चों के शिक्षा होने के लिए, उनके बचपन को अनुभव करने के लिए हमें कुछ ना कुछ नियम या कायदे कानून बनाना होगा। कवि कहते कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदे। गेंदे का अर्थ क्या होता है? बॉल्स। कि देखो जो बच्चे की खेलने की उम्र होती है, उन खेलने की उम्र में अगर उनको काम करने के लिए कहा जाए तो यह हमारे समाज की सबसे बड़ी दुर्दशा है। अब देखिए यहाँ पर कवि संवेदनशील भावना हमारे सामने तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अमानवीय मानवता का हृदय भी उनके सामने दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे समाज में अधिकतर अमानवीय दृश्य दिखाई देते हैं। उसमें से एक है कि छोटे उम्र में बच्चे काम पर जाते हैं। अंतरिक्ष का अर्थ क्या होता है? आकाश। कवि आगे कहते हैं कि जिन गेंदों से बच्चे खेलते हैं, जिन बॉल से, चेंडुओं से बच्चे खेलते हैं, क्या वह चेंडू, वो गेंदे, वह बॉल क्या आकाश में लुप्त हो गई है, आकाश में गिर गई है? क्या दिमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? दिमक और किताब, इनका क्या संबंध होता है? कि देखो किताबों को खाने वाले जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उन्हें कहा जाता है दिमक। अब दिमक क्या करते हैं? पुस्तक को नष्ट करते हैं, पुस्तकों को खाते हैं। अब हम देखते हैं कि समाज का एक वर्ग ऐसा है कि वो अपने बच्चों को सर्वसाधारण रूप में अगर हमारे जीवन की महत्वपूर्ण जो आवश्यकताएं होते हैं वो उसे तो हम पूर्ण करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अन्न, वस्त्र, निवारा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वह केवल अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई पर ही ध्यान देते हैं, लेकिन समाज का वर्ग एक ऐसा है कि अपने बच्चों के सारी आवश्यकताओं को पूरा तो कर ही पाते हैं, लेकिन बिना आवश्यक की चीजों भी उनको देते हैं। जैसे कि बहुत अमीर लोग जो होते हैं बच्चों को स्कूल में तो भेजते ही है, लेकिन उनकी छोटी छोटी चीजों को वह इतना मायना देते हैं कि बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के बाद उनका इंटरेस्ट बढ़े, इसलिए उनको रंग बिरंगे तरह तरह की किताबें लाकर देते हैं, जैसे कि उनकी रुचि उन किताबों में या उन पढ़ाई में लगे। तो बच्चों के लिए पढ़ने के लिए तो बहुत सारे रंग बिरंगे किताबें होते हैं, कहानी के होते हैं, कविताओं के होते हैं। तो ऐसे रंग बिरंगी किताब, अब देखो बच्चों की, छोटी उम्र के बच्चों की अगर आप किताब देखते हैं और कॉलेज में जाने वाले बच्चों की अगर किताब देखेंगे तो उसमें फर्क होते हैं। छोटे बच्चों की जो किताब होती है ना, उसमें अगर कविताएं होती है तो उस कविता से संबंधित बहुत सारे तरह के रंग बिरंगे चित्र होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को वो चित्र अधिकतर आकर्षित कराते हैं, इसलिए किताबों में सिखाने के लिए चित्रों का, उन कलरफुल चित्रों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि बच्चों का मन आकर्षित हो जाए और वह पढ़ने के लिए उत्साहित हो जाए। तो यहाँ पर कवि यह प्रश्न और पूछ रहा है कि जो बच्चे काम पर जा रहे हैं ऐसे बच्चों को किताबें क्यों नहीं दिया जा रहा है पढ़ने के लिए? क्यों क्या उनके पास जो रंग बिरंगे किताबें हैं, क्या दिमकों ने उन किताबों को खा लिया है? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? अब देखिए, खिलौने किसके लिए होते हैं? बच्चों को खेलने के लिए। अब जिस उम्र में बच्चों को खिलौनों के साथ खेलना चाहिए, उन उम्र में अगर बच्चों को काम करना पड़ेगा तो वह जो छोटी सी उम्र में बच्चों को मैदानों में खेलने की जो आदत होती है वो कब लगेगी? अब उनकी उम्र के साथ साथ उनका हक भी होता है कि उनको खेलने के लिए समय मिले, उनको पढ़ने के लिए समय मिले। अगर वह साधन बच्चों को नहीं प्राप्त हो सकते तो समाज का वह काम है, समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे सरकार की वह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को उनकी कम से कम जो पढ़ने लिखने के लिए जो आवश्यक बच्चों को नहीं वो ज्यादा बड़े स्कूलों में जा सकते, लेकिन ऐसे माध्यम उपलब्ध कर दे कि बच्चों को जो सामाजिक रूप में
निरक्षर के रूप में जब हम धारणा व्यक्त करते हैं उसमें वो ना आ पाए। अर्थात जैसे कि देखो आज सरकार ने इसकी तरफ ध्यान भी दिया है। जब ये कविता कवि ने लिखी थी उस समय का समाज थोड़ा अलग था। उस शायद कवि ने इस प्रकार की कविताएं लिखकर ही समाज का ध्यान उसकी तरफ खींचा है। इसीलिए देखो सरकार ने आज एक कायदा बनाया है कि बच्चों को चौथी तक की जो शिक्षा है वो कंपलसरी होती है। जैसे कि सरकारी जो स्कूल होते हैं उसमें बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई की जाती है। पढ़ाई के सारे साधन उनको मुफ्त में दिया जाता है। यहाँ तक कि यूनिफॉर्म या स्कूल की जो फीस होती है वो भी मुफ्त होती है। सारी किताब, नोटबुक, टेक्स्ट बुक या फिर पढ़ाई के लिए जितने भी साधन उपलब्ध होते हैं, यहाँ तक कि स्कूल की बैग, कंपास बॉक्स, पेंसिल, ये सारी चीजें बच्चों को उपलब्ध कर दिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। क्योंकि बच्चों का वह हक है, पढ़ना यह उनका पहला हक है। अब जब बच्चे पढ़ेंगे तो क्या होगा, बच्चे सुशिक्षित होंगे, और जब बच्चे पढ़ेंगे तो उनका परिवार सुशिक्षित होगा, और जब एक परिवार सुशिक्षित होगा तो सारे परिवार के लोग सुशिक्षित होंगे और इसी प्रकार अर्थात साक्षर होंगे। और जब परिवार साक्षर होगा तो समाज साक्षर होगा, और जब समाज साक्षर होगा तो हमारा देश साक्षर होगा। अब देखिए खेल कूद का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होना चाहिए। क्योंकि खेल कूद खेलने से हमारी शारीरिक तंदुरुस्ती बढ़ती है। अब एक बोलते ना शारीरिक कसरत या व्यायाम जिसे हम कहते हैं, खेलने से ही उसमें वह सुदृढ़ता आती है हमारे शरीर में। तथा जिस प्रकार खेलने से हमारे शरीर सुदृढ़ बनता है उसी प्रकार पढ़ने से हमारा मस्तिष्क भी सुदृढ़ बनता है। हमारे मस्तिष्क का विकास होता है, हमारी बुद्धि का विकास होता है। और इस प्रकार एक अच्छे नागरिक के लिए, सुयोग्य नागरिक के लिए सुयोग्य शिक्षा भी महत्वपूर्ण है और खेलना भी महत्व है। और इसी प्रकार जब इस अच्छे नागरिक हमारे समाज में होगा तो हमारे देश के, हमारे समाज के विकास में इन नागरिकों का एक विशेष महत्व होगा। तो यहाँ पर कवि कह रहे कि काले का पहाड़ नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें। मदरसे का अर्थ क्या होता है कि उर्दू पाठशालाओं को मदरसा कहा जाता है। कि देखो भूकंप आने के बाद ही तो बड़े से बड़े इमारतें नष्ट हो जाते हैं, तो काम पर जाने वाले बच्चों के लिए ये सारी चीजें क्यों नष्ट हो गए हैं। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। तो यहाँ पर कवि यही कहना चाहते हैं कि यह मानवीय दृश्य हमारे सामने है। तो जो बच्चे आर्थिक परिस्थिति के वजह से काम पर जा रहे हैं, क्या उनके लिए हम किसी भी प्रकार के साधन उपलब्ध नहीं कर सकते? क्या मैदान में खेलने वाले जो मैदान है वह नष्ट हो गए हैं? सारे बगीचे, घर के आंगन जो हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है, क्या इन बच्चों के जीवन में यह महत्वपूर्ण अंग नहीं हो सकते हैं? क्या अचानक से यह सारी चीजें खत्म हो गई है? इस प्रकार से कवि का एक संवेदनशीलता और मानवीय भावना हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं और समाज का एक ज्वलंत समस्या हमारे सामने कवि रख रहे हैं। अब देखते हैं इस कविता में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ और भावार्थ। अंतरिक्ष, आकाश, मदरसा, उर्दू स्कूल या पाठशाला। भावार्थ, बच्चों का काम पर जाता देखकर दुखी कवि पूछता है कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या उनकी सारी गेंदें कहीं अंतरिक्ष में गिर गई है जो मिल नहीं रही है, या उनकी रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया है? क्या उनके सारे खिलौने पहाड़ के नीचे दब गए हैं या स्कूल के भवन किसी भूकंप में नष्ट हो गए? कवि पुनः पूछता है कि सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन अचानक समाप्त हो गए। ऐसा क्यों हो गया है कि उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है? अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं जो कि पहले काव्य या पहले सेशन और दूसरे सेशन पर संदर्भित है। कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। उत्तर है, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से हमारे मन मस्तिष्क में बाल मजदूरी का चित्र उभरता है। उत्तर कंटिन्यू है।
इन बच्चों के प्रति करुणा तथा व्यवस्था के प्रति आक्रोश का भाव उठता है। कब इन बच्चों की यह दयनीय दशा समाप्त होगी? कब हमारा भारत सही मायने में एक संपन्न और प्रगतिशील देश कहलाएगा? हर एक बच्चा काम के बजाय पाठशाला जाएगा और अपने सपनों को साकार करेगा। अगला प्रश्न है, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए? देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। बच्चों का काम पर जाना सामाजिक एवं आर्थिक विडंबना के जीता जागता उदाहरण है। आज के बच्चे कल के भविष्य है। इन बच्चों का अमानवीय दशाओं में मजदूरी करने का सामान्य बात मानकर जानकारी भर नहीं देना चाहिए। इसके प्रति गहरी चिंता दिखाई पड़नी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। बच्चों की स्थिति के लिए समाज भी जिम्मेदार है। समाज को इस समस्या से जागरूक करने के लिए तथा ठोस समाधान ढूंढने के लिए बात को प्रश्न के रूप में ही पूछा जाना चाहिए। ये जो प्रश्न है आपके पहले काव्यांश पर पूछा गया है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने बच्चे काम पर जा रहे इस कविता के दूसरे काव्यांश को विस्तार से पढ़ लिया है। अब इसके अगले काव्यांश को भी विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।